हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे और हमने इसको कैसे याद किया था। हमने इसे बिटवा नाम से याद किया था। आइए समझ लेते हैं। बी फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक समय के लिए आप अपने आप को बिजनेसमैन यानी मिडिलमैन समझें और आप ट्रेड करते हो यानी कि परचेज करके गुड्स को उसे रीसेल करते हो कस्टमर्स को और बीच का मार्जिन को आप अपना प्रॉफिट बनाते हो। ठीक है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि ट्रेड करने में जो हेल्प करती है उन्हें हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बिजनेसमैन हो, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? सोचिए जरा, आपको सबसे पहले मनी या कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको मनी या कैपिटल कहाँ से मिलेगा? मनी या कैपिटल आपको मिलेगा बैंक से। ठीक है, अब आप बैंक के पास जाओगे कि हमें क्या दे दो, लोन्स दे दो, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है बैंक। अब ये कमर्शियल बैंक क्यों लिखा है? कमर्शियल बैंक वो बैंक होती हैं जो पब्लिक से डायरेक्टली डील करती हैं। इसमें आरबीआई बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि आरबीआई डायरेक्टली पब्लिक से डीलिंग नहीं करती। ठीक है, तो और क्या देगी भाई बेटा? आपको एडवांसेस दे सकते हैं, ओवरड्राफ्ट, यानी कि अगर आप अपने अकाउंट बैलेंस से ज्यादा पैसे निकालते हो तो उसे हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं, जो भी बैंक वो भी प्रोवाइड कराती है। फिर आता है कि आप मनी, किसी भी बिल, कोई चेक डिपॉजिट करते हो, उस पर मनी कलेक्ट कौन करता है? बैंक प्रोवाइड कराती है। किसी ट्रेडर या किसी इम्पोर्टर्स के पास में आपका मतलब आपने गुड सेल किया था और उससे आप मनी कलेक्ट करना है, वो भी बैंक कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड वन इज, जब आपने परचेज कर लिए गुड्स तो उसके बाद जब वो लोड हो रहे हैं किसी ट्रक में, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। उसको क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। अब हम ट्रांसपोर्टेशन में किसी ट्रक को भी यूज कर सकते हैं, कोई अदर व्हीकल यूज कर सकते हैं। वो बाय रोड भी हो सकता है, वो बाय ट्रेन भी हो सकता है। अब जब हम उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोड करा रहे हैं तो उसी बीच में हम क्या होता है कि हमारे जो गुड्स है उसमें कुछ डैमेज आ जाए। ठीक है, बिटवीन द लोडिंग ऑफ द गुड्स और टिल टू आवर प्लेस, तो उसके लिए कोई भी उसमें या चोरी हो जाए, आग लग जाए, कोई डैमेज हो जाए, कोई लॉसेस हो जाए, ऐसा ना हो, इसलिए हम उसमें क्या कराते हैं? इंश्योरेंस कराते हैं। और इंश्योरेंस का प्रीमियम हम इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं। अगर ऐसा कोई लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेट करती है उस लॉस के बराबर के अमाउंट। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन की। तो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जहां पे वो प्रोड्यूस हुआ है वहां से हम उसको उठा के कहाँ लाते हैं? प्लेस ऑफ कंजम्पशन पे, जहां पे हमें उसे रीसेल करना है कंज्यूमर को फॉर फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो हमारी प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस वाली जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट वन इज वेयर हाउसिंग। अब मान लीजिए आप गुड्स ले आए ट्रक में या ट्रेन में रखकर, अब आप जहाँ पे रहते हो वहां पे लाए और जहाँ पे आपको अपना गुड्स सेल करना है। अब वहां पे एक साथ तो सारे गुड्स आपके सेल नहीं हो जाएंगे कि आसपास वाले कस्टमर्स देखेंगे कि आप गुड्स लेकर आ रहे हो और सब आके एकदम से आपसे ले जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड रीसेल ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या होता है बेटा? गुड्स आर नॉट सोल्ड इमीडिएटली। गुड्स इमीडिएटली सोल्ड नहीं हो जाते हैं आफ्टर प्रोडक्शन। ठीक है, तो उसके बीच के टाइम गैप को हमें कहाँ पे गुड्स को रखना पड़ता है? वेयर हाउसिंग में रखना पड़ता है। और क्या करते हैं? ये स्टोर फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं जो हमने पढ़ लिया, और मेंटेन कराते हैं सप्लाई एंड देयर प्राइस इन द मार्केट। सप्लाई कैसे मेंटेन करते हैं? तो आइए समझ लेते हैं सप्लाई कैसे मेंटेन करते हैं। मान लीजिए मार्केट में ज्यादा सप्लाई हो रहा है गुड्स, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है? प्राइस जो है उस गुड्स के कम हो जाते हैं। आप सब जानते हो
जब डिमांड कम होती है और सप्लाई ऑफ गुड्स ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से क्या होते हैं, प्राइस कम हो जाते हैं, यानी रिड्यूस हो जाते हैं। और जब डिमांड ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की इन द मार्केट और उसकी सप्लाई कम होती है, ऐसे में प्राइस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से वेयर हाउसिंग हेल्प करता है उस चीज़ को रिस्टोर करने में। अगर उसकी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, उसके प्राइस गिर रहे हैं, तो थोड़े समय के लिए उसको क्या कर देंगे, रोक देंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट में सप्लाई ऑफ गुड्स कम हो जाएगा और जो प्राइस होंगे वो थोड़े से फिर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट की क्यों, अब आप गुड्स ले आए, अब आपको सेल भी करना है, तो आपको कस्टमर्स को बताना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है, ऐसे गुड्स अवेलेबल है, उनके प्राइस के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में, उसके नेचर्स के बारे में आपको क्या बताना पड़ेगा, कस्टमर्स को बताना पड़ेगा, ताकि उनको पता चले और वो उसे खरीदने के लिए आए। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, प्रमोटिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स फीचर, प्राइस, इंड्यूस कस्टमर्स टू बाय अ पर्टिकुलर आइटम्स। इंड्यूस करता है, ठीक है, उनको उकसाता है कि वो आके आपके आइटम्स को परचेज करें। अब आते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं। सबसे पहले आइए समझ लेते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बिजनेस के। सबसे पहले आता है टू अर्न प्रॉफिट। जो रेवेन्यू है वो हमेशा कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, तभी प्रॉफिट होगा। अब कुछ बच्चे प्रॉफिट और रेवेन्यू को एक समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। प्रॉफिट इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। व्हाई? whatever amount we get from the sale of goods, this is called revenue। हमने उससे अपने खर्चे माइनस नहीं किए। कौन से खर्चे? अब हमने जो बैंक से फाइनेंस करवाया था उस पे जो इंटरेस्ट दिया था वो खर्चा, ठीक है, और हमने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो खर्चा, फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन का जो अमाउंट खर्चा किया वो, ठीक है, उसके बाद हमने उस पे इंश्योरेंस करवाया, वेयर हाउस में रखने वाला जो रेंट दिया, जो एडवर्टाइजमेंट करवाया उसमें कुछ खर्चा किया होगा। वो सारे खर्चे माइनस करके, यानी कि वो सारे कॉस्ट को जब माइनस करके कोई रिमेनिंग अमाउंट बचता है तो उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। और ये प्रॉफिट कौन लेकर जाता है? ये प्रॉफिट बिजनेसमैन अपने घर लेकर जाता है। ठीक है, बिजनेसमैन अपने घर लेकर जाता है। ठीक, अब इसके साथ साथ आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग रन में मार्केट में स्टे करना चाहते हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे? सोसाइटी के प्रति आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप कोई चीज सेल कर रहे हो तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो। आप एक बार तो सेल कर दोगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या वो कस्टमर आपके पास आएगा और वो बाहर जाके 4 कस्टमर्स को और बताएगा कि उसके यहाँ से सामान मत लेना, एक तो प्राइस हाई है, ऊपर से क्वालिटी भी अच्छी नहीं देता है। ठीक है, तो ये भी आपको सोच के चलना है। नेक्स्ट होता है कि आपकी अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। मार्केट स्टैंडिंग, पहला आता है मार्केट स्टैंडिंग। आप मार्केट में स्टैंड कर पा रहे हो, आप अपने कंपटीटर से कंपटीशन कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, या फिर आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, आपके गुड्स सेल नहीं हो पा रहे हैं, सारे जो कस्टमर्स हैं वो आपके कंपटीटर्स के पास जा रहे हैं। तो आप एक ऐसा हेल्दी कंपटीशन बनाइए कि आप उनसे बराबर में compete कर सकें, ठीक है, अपने राइवल्स से। सेकेंड वन इज इनोवेशन। आप इनोवेशन करते रहिए अपने प्रोडक्ट पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कंपनी इनोवेशन नहीं करती, कुछ नया लेकर नहीं आती विद द टाइम बीइंग, वो फिर कस्टमर्स के द्वारा सपोर्ट नहीं किए जाते। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि अगर हम वॉचेस की बात करें तो पहले आपने सुना होगा HMT की वॉचेस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। वो अपनी क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी, लेकिन उन्होंने अब टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कि टाइम के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को इनोवेट नहीं किया। ठीक है, उन्होंने डेवलप नहीं किया, उन्होंने कोई नई चीज़ नहीं लाए, वो स्मार्ट वॉच नहीं लाए। उस वजह से क्या हुआ, वो कंपनी कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो गई और एट लास्ट बंद हो गई। ठीक है, तो इनोवेशन भी करते रहना चाहिए विद द टाइम। ओके, फिर आता है प्रोडक्टिविटी।
अब आप कोई चीज सेल कर रहे हो और उसके प्रोडक्शन उसके साथ चले, ऐसा ना हो कि डिमांड ज्यादा है और आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन होनी चाहिए। फिर क्या होता है, इफिशिएंट यूज ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास जो भी है, जो भी अमाउंट आपके पास है, आप उसको सही जगह, सही फिजिकल रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करें ताकि वो वेस्ट ना हो, उनका एफिशिएंट यूज हो सके। देखिए, जैसे कि आपने बिल्डिंग को परचेज किया, वो आपकी क्या है, वो आपकी फिजिकल रिसोर्सेज हैं और आपने उसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, वो आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। अब आप उसके लोअर फ्लोर पे क्या कर रहे हो, अपना प्रोडक्शन या अपना सेल का अमाउंट रख रहे हो, ठीक है। जो भी आपके पास गुड्स है आप वहां पे रख रहे हो, या प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपका बिजनेस का चल रहा है। ऊपर वाला फ्लोर है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब उसका एफिशिएंट यूज कैसे करें, उसको या तो हम रेंट पे दे दें या तो अपने बिजनेस के लिए यूज कर दें। अगर वो खाली पड़ा रहेगा तो क्या हमारे फिजिकल रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूज हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आता है बिजनेस रिस्क। बहुत सारे रिस्क होते हैं हमारे बिजनेस में, क्यों, बिकॉज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, ठीक है। कोई भी चीज फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कोई जॉब कर रहे हो और आपको मंथली सैलरी मिलनी ही मिलनी है। यहाँ पे आपको कभी प्रॉफिट हो सकता है और कभी लॉस भी उठाना पड़ सकता है। इट्स डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ। अब इन रिस्क को हम कैसे याद कर सकते हैं, सबसे पहले आता है स्पेकुलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, जो बिजनेसमैन है, जो स्पेक्ट लगा के रिस्क को चेक करते हैं ना, वो प्योर होते हैं, ठीक है। वो प्योर रिस्क को भी चेक कर लेते हैं, ठीक। अब इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। स्पेकुलेटिव यानी कि स्पेक्ट लगाने वाला बिजनेसमैन, यानी कि स्पेकुलेटिव रिस्क। ये कौन से होते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ गेन और लॉस। आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। लेट्स सपोज कोई मैच फिक्सिंग है, ठीक है, कोई कार्ड गेम है, इन सब चीजों में क्या है, आपको गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लॉटरी है, ठीक। लेकिन प्योर रिस्क क्या होते हैं, ये वो रिस्क होते हैं जिसमें आपको लॉस हो सकता है और हो सकता है कि आप लॉस से बच जाएं। कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई, मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। अगर वो नहीं आता तो आपको क्या कोई गेन होने वाला था, नहीं होने वाला था। अब लॉस या तो हो गया, या तो अगर नहीं आया तो आप लॉस से बच गए। तो ये होता है प्योर रिस्क, ठीक है। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। क्या कॉजेज हो सकते हैं बिजनेस रिस्क के। सबसे पहले आता है नेचुरल रिस्क। नेचुरल रिस्क क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये फ्लोट नहीं, फ्लड होगा। क्या होगा, फ्लड। मान लीजिए कोई फ्लड आ जाता है, कोई अर्थक्वेक, कोई फेमाइन, भुखमरी, ठीक है, हैवी रेनफॉल हो जाती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं इन योर बिजनेस। तो ये सब क्या है, ये ह्यूमन नहीं कर रहा है, ये नेचर कर रही है। तो ये नेचुरल रिस्क है, ह्यूमन के द्वारा हो गई रिस्क। जैसे कि स्ट्राइक्स, ठीक है, स्ट्राइक पे बैठ गए सारे, अब हमें काम नहीं करना है, अब हमारी डिमांड मानिए, ठीक है। तो वो स्ट्राइक पे चले गए सारे वर्कर्स आपके। कुछ दंगे हो गए, कुछ आपके वर्कर्स में डिसऑनेस्टी है या वो केयरलेस है, ठीक है। तो ये सारे हैं हमारे ह्यूमन रिस्क, ठीक। उसके बाद आता है इकोनॉमिक रिस्क, यानी कि हमारे इकोनॉमिक में क्या कंडीशन चल रही है, हमारे प्राइस कैसे है, हमारा कंपटीशन कैसा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई कस्टमर की टेस्ट में, कोई डिमांड में, कोई सप्लाई में तो चेंज नहीं आ रहा है गुड्स के। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे रिस्क बिजनेसमैन को फेस करने पड़ते हैं। अदर रिस्क कैसे हो सकते हैं, पॉलिटिकल या मैकेनिकल फेलियर्स। हो सकता है कि पॉलिटी यानी कि हो सकता है किसी गवर्नमेंट की गिर जाने की वजह से आपको कोई रिस्क फेस करना पड़े, या फिर हो सकता है कि कोई भी
कुछ मैकेनिक्स अवेलेबल नहीं है इन द मार्केट, या फिर जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, आपकी जो करेंसी है उसकी वजह से जो है उसका जो ड्यूरिंग द फॉरेन करेंसी क्या हो रहा है, उसके रेट में चेंज आ रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे आउटसाइड द कंट्री ट्रेड में क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो ये हो सकते हैं अदर रिस्क। अब बेसिक फैक्टर्स क्या होंगे टू स्टार्ट अ बिजनेस, यानी कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो हमें कौन कौन सी चीजें हैं अपने माइंड में रखनी चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, आपको सबसे पहले कैसी नेचर, कैसे टाइप का, किस लाइन का बिजनेस करना है वो पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप किस डायरेक्शन में काम करने वाले हो। फिर आता है लोकेशन। अब आपकी लोकेशन क्या होगी बिजनेस की, वो आपकी बिजनेस के अकॉर्डिंग सुटेबल है कि नहीं। साइज क्या होगा आपके बिजनेस का, ज्यादा लार्ज साइज में आप ओपन करने वाले हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा फाइनेंस लगने वाला है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, उस हिसाब से रिटर्न कितनी टाइम में आएगा वो सब देखना पड़ेगा। टैक्स प्लानिंग कैसी है, आप कैसा टैक्स प्लान कर पा रहे हो, यानी कि आप अपनी प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमम टैक्स से बचा पा रहे हो। ठीक है, अब इसमें टैक्स की चोरी नहीं करनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टैक्स के अकॉर्डिंग ही चल के हमें ऐसा टैक्स स्लैब अडॉप्ट करना होगा कि उसमें हमको कम से कम टैक्स पे करना पड़े। ठीक, फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप, हमारी ओनरशिप कैसी है, हम अकेले बिजनेस कर रहे हैं या हम और भी लोगों को साथ लेकर बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि सिंगल ओनर नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल ओनर्स हैं। ठीक है, तो ओनरशिप कैसी है इसके बारे में हम सेकेंड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर आता है फिजिकल एंड फाइनेंसिंग फीजिबिलिटी। फिजिकल एंड फाइनेंसिंग फीजिबिलिटी क्या है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। हमें जो भी चीज चाहिए, हमें बिल्डिंग चाहिए, हमें लैंड चाहिए, हमें फर्नीचर चाहिए, हमें मशीनरी चाहिए, क्या वो हमें अवेलेबल हो पाएगी कि नहीं। हमें फाइनेंस की जरूरत है, क्या उतना फाइनेंस हमको मिल पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स हमें पहले माइंड में रखनी पड़ती है बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई। थैंक यू सो मच।